कोल्हापुर नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी शीला और एक बेटी पिंकी के साथ रहता था। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ जाती है और अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सदमे के कारण पिंकी की माँ हमेशा बीमार रहने लग जाती है। अब धीरे धीरे घर में खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा के जाने के बाद से हमको बहुत परेशानी होने लगी है। अब तो खाने को भी बहुत तकलीफ होती है। माँ, मुझे ही कुछ काम करना होगा। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो, पर तुम क्या काम करोगी? पिंकी कहती है, हाँ माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक ही पिंकी का ध्यान घर पर रखी हुई सिलाई मशीन पर जाता है और अब वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्यों ना मैं शॉप खोल लूं और सिलाई करना शुरू कर दूं। आपको तो पता है मुझे सिलाई बहुत पसंद है और मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। माँ कहती है, तुम सही कह रही हो, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तुमको सिलाई भी बहुत अच्छे से आता है। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तुम मुझसे ले जाओ और शॉप खोल लो और सिलाई करना शुरू कर दो। पिंकी एक शॉप ले लेती है, वहाँ सिलाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में पिंकी की सिलाई की खूब चर्चा होने लगती है और अब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लग जाती है। उसकी शॉप में कपड़े सिलवाने वाले भी बढ़ने लग जाते हैं। वहीं बाजू में एक और सिलाई की शॉप थी, जिसकी मालकिन अनीता यह सब देखकर बहुत जलन करती है और वह अपनी नौकरानी से बोलती है, अरे तुमने देखा यह नई सिलाई वाली को? जब से आई है हमारे पूरे कस्टमर अब उसी के पास जाने लगे हैं सिलाई करवाने। नौकरानी, हाँ दीदी, देख रही हूँ। यह जब से आई है तब से हमारे बिजनेस में पूरी तरह चौपट कर दिया है। दीदी, अब हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये हमारे पूरे कस्टमर उड़ा ले जाएगी और हम बस देखते ही रह जाएंगे। अनीता कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, आज ही मैं कुछ करती हूँ। फिर अनीता पिंकी की शॉप में जाती है और उससे कहती है, अरे ओ लड़की, आज ही तुम इस शॉप को खाली कर कर चले जाओ। पिंकी कहती है, क्यों बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं क्यों इस शॉप को खाली कर कर चली जाऊँ? अनीता कहती है, क्योंकि तुम जब से आई हो मेरे सारे कस्टमर तुम्हारे ही शॉप के कपड़े सिलवाते हैं और धीरे धीरे मेरी आमदनी भी कम होती जा रही है, इसीलिए तुम इस शॉप को खाली कर कर चले जाओ। पिंकी कहती है, देखो बहन, लड़ाई की कोई बात नहीं है। तुम भी मेहनत करती हो और मैं भी मेहनत करती हूँ। अब वो तो कस्टमर के ऊपर है कि वो किसके पास से कपड़े सिलवाएगा। अनीता कहती है, ठीक है, तुम नहीं मानोगी ना, मैं तुम्हें देख लूंगी। ऐसा बोलकर अनीता वहां से गुस्से से चली जाती है और दूसरे दिन जब पिंकी की शॉप में कस्टमर आते हैं तो वह बहलाकर अपनी शॉप में बुलाती है और उनसे कहती है, आओ बहन आओ, देखो मैं तुम्हें पिंकी से भी कम कीमत पर कपड़े सिल के दूंगी, मेरे पास ही कपड़े सिलवाओ। कस्टमर कहती है, अरे नहीं, हम तो पिंकी के पास ही कपड़े सिलवाएंगे, हमें उसी के पास कपड़े सिलवाना अच्छा लगता है। ऐसा बोलकर कस्टमर वहां से चली जाती है। अनीता को और भी गुस्सा आने लग जाता है। वह सोचने लगती है कि ऐसा क्या करे जिससे पिंकी का नुकसान हो और वह यहाँ से चली जाए। तभी उसकी नजर उसकी सिलाई मशीन पर पड़ती है और वह सोचती है, यह सारी लड़ाई की जड़ इसकी सिलाई मशीन है। आज रात ही मैं जाती हूँ और इसकी सिलाई मशीन तोड़ दूंगी। और रात होते ही वह उसकी शॉप के अंदर घुसकर उसकी सिलाई मशीन तोड़ देती है। सुबह जब पिंकी आती है और अपनी शॉप खोलती है तो देखती है टूटी सिलाई मशीन, और वो टूटी सिलाई मशीन को देखकर पिंकी बहुत रोती है और बोलती है, ये जरूर उस बाजू वाली अनीता का ही काम है, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। ऐसा बोलकर वह अपनी टूटी हुई सिलाई मशीन को लेकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वह पेड़ बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पिंकी आश्चर्य से इधर उधर देखने लग जाती है। तब वह पेड़ फिर से बोलता है, मैं बोलने वाला पेड़ हूँ, क्या हुआ बताओ? तुम ये टूटी सिलाई मशीन लेकर यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो?
पिंकी उस बोलने वाले पेड़ को अपनी सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात? लो, मैं तुम्हारी सिलाई मशीन अभी ठीक कर देता हूँ। और पेड़ उस सिलाई मशीन को ठीक कर देता है। साथ ही वे उसे एक जादुई सिलाई मशीन बना देता है। पिंकी उस सिलाई मशीन को लेकर वापस अपनी शॉप में चली जाती है और अब वह जादुई सिलाई मशीन और भी सुंदर कपड़े सीने लग जाती है, और वो भी बहुत कम समय में। अनीता यह सब देखकर बोलती है, यह तो और भी सुंदर कपड़े सिलने लगी है, अब मैं इसकी सिलाई मशीन ही चुरा लूंगी। अनीता पिंकी की सिलाई मशीन चुरा कर ले आती है और जैसे ही कपड़े सिलना शुरू करती है, कपड़े सिलने की वजह और फटने लग जाते हैं। तभी अनीता जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे यह क्या हुआ? मेरे कपड़े सिलने की वजह फट क्यों रहे हैं? अरे अब मैं क्या करूं? तभी जादुई सिलाई मशीन कहती है, तुमने भोली भाली पिंकी को बहुत परेशान किया है, यह उसी का नतीजा है। तुमने तो उसकी सिलाई मशीन तक चुरा ली। अनीता कहती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं पिंकी को कभी परेशान नहीं करूंगी। और अनीता पिंकी की सिलाई मशीन उसे वापस कर देती है। अब वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है, क्योंकि जादुई सिलाई मशीन ने उसको अच्छा सबक सिखा दिया था। जादुई सिलाई मशीन। रेपो नामक गांव में रेशमा नाम की एक गुणवती लड़की रहती थी। वो बहुत गुणवान थी। उसके सबसे अच्छे गुण थे कपड़े सिलने के, और वो एक कारखाने में सिलाई का काम किया करती थी। वहीं से उसका गुजारा भी हो रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन कारखाने के मालिक ने रेशमा को बुलाया और उससे कहा कि अब उसका कारखाने में कोई काम नहीं, वो नौकरी छोड़कर जा सकती है। रेशमा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पास गुजारा करने का यही एकमात्र सहारा था। अब मैं आखिर क्या करूंगी? मेरा गुजारा भला कैसे होगा? मेरे पास तो कोई और काम भी नहीं है। रेशमा की एक दोस्त मोना थी। मोना भी सिलाई का ही काम किया करती थी, मगर मोना की खुद की दुकान थी। तो रेशमा ने सोचा, क्यों ना मोना के पास जाकर ही कोई काम मांगा जाए। ऐसा सोचते हुए रेशमा मोना के पास चली जाती है। अरे मोना, मेरी नौकरी चली गई है, क्या तुम मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे सकती हो? मोना ये बात जानती थी कि रेशमा उससे अच्छा काम करती है, इसीलिए उसने सोचा कि वो मोना को थोड़े पैसे देगी और बाकी बचे हुए पैसे वो खुद रख लेगी। इससे उसकी कमाई भी ज्यादा होने लगेगी, क्योंकि रेशमा बहुत अच्छे कपड़े सिला करती थी। वो रेशमा को अपनी दुकान पर रख लेती है। रेशमा तकरीबन 1-2 महीने तक मोना के साथ काम कर रही थी। रेशमा को धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि मोना उसे बहुत कम पैसे देती थी, लेकिन उस बेचारी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसी वजह से वो मोना को कुछ नहीं बोल पाती थी। मगर अब रेशमा का गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो गया था और वो मोना से ये कह नहीं पा रही थी। वो बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन रेशमा मंदिर से गुजर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रेशमा, इधर आओ। ये आवाज रेशमा को कुछ जानी पहचानी सी लगी और जब वो मंदिर के करीब गई तो उसने अपनी माँ को देखा, जिनकी मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी। रेशमा, मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हारा जीवन बहुत कठिनाइयों से भर गया है बेटी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई मशीन आ जाएगी। तुम उसी से अपना सिलाई का काम शुरू करना और अपने बनाए हुए कपड़ों को बेचना, और उससे तुम्हें सही दाम भी मिलेंगे। इस आवाज के तुरंत बाद रेशमा के सामने एक सिलाई मशीन आ जाती है और रेशमा अपने घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती है। रेशमा बहुत सुंदर सिलाई करती थी,
इसीलिए सभी लोग मोना की दुकान को छोड़कर रेशमा के पास आने लगे और अब गांव में सभी लोग कपड़े सिलवाने सिर्फ और सिर्फ रेशमा के पास आया करते थे। ये देखकर मोना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना रेशमा की सिलाई मशीन को तोड़ दिया जाए ताकि वो फिर से अपना काम पुरानी तरह से शुरू कर सके। और यही सोचते हुए मोना अगली रात चुपचाप जाकर रेशमा की सिलाई मशीन को तोड़ देती है और उसके बाद अपने घर वापस चली आती है। अगले दिन जब रेशमा की आंखें खुली तो वो टूटी हुई सिलाई मशीन को देखकर बहुत दुखी हुई। लेकिन जैसे ही उसने उस मशीन पर एक कपड़ा लगाया वो तुरंत सिलकर तैयार हो गया और उसके टूटे होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर मोना जब अपनी सिलाई मशीन उठाकर देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिलाई मशीन कैसे चलाई जाती है और उससे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। मानो मोना ये भूल चुकी थी कि मशीन को चलाया भी कैसे जाता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से मैं सिलाई करना कैसे भूल गई? अब मेरा गुजारा कैसे होगा? आखिर एक रात में मैं सिलाई करना कैसे भूल सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोलते हुए मोना बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उधर से रेशमा गुजर रही थी। रेशमा ने जब मोना को इस तरह से रोते हुए देखा तो वो मोना के पास आई। मोना ने अपने रोने का कारण बताया। सब कुछ जाने के बाद रेशमा उसी मंदिर के पास मोना को भी ले गई और फिर मोना के साथ घटित घटना के बारे में बोलने लगी। तभी उधर से एक आवाज आती है, इसने जैसा किया इसे वैसा ही मिला। ये सुनने के बाद मोना बहुत चौंक जाती है, लेकिन बेचारी रेशमा कुछ भी समझ नहीं पाती है। और उसके बाद रेशमा सारे कारण पता करती है। तब उसे पता चलता है कि मोना ने रेशमा की जादुई मशीन को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका सिलाई करने का गुण खत्म हो गया है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से रेशमा से माफी मांगने लगती है। रेशमा उसे माफ कर देती है और अपनी माँ से भी बोलती है कि मोना के सिलाई के गुणों को वापस कर दे। रेशमा के कहने पर उसकी माँ मोना को उसके गुण वापस कर देती है। और इधर रेशमा के पास अब भी वो जादुई सिलाई थी, जिसमें अगर वो छोटा सा भी कपड़ा लगाती तो वो एक पूरी की पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती। और इससे रेशमा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।